साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कल जो आपके दिए गए थे गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन दिए थे उनके बारे में। उनका आज हम सॉल्यूशन करेंगे और हम आज नया चैप्टर पढ़ेंगे गति व गति के नियम, जिसमें चाल, वेग, त्वरण व गति के नियम, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि डेली आपको क्लास व अन्य संबंधित जो भी अपडेट हो वो अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना व वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम बात करते हैं आज गति व गति के नियम। उससे पहले मैं बता दूं, आपके नेवी का जो नोटिफिकेशन आया है, तो नेवी की नई जो भर्ती आई है वो आप अपने जो छोटे भाई बहन है या जो नेवी की तैयारी करता है और हमारे वीडियो को देख रहा है, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नेवी की जो आई हुई भर्ती है उसके नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया जाएगा। तो वहां जाके आप चेक कर सकते हो कितनी भर्ती आई है और क्या क्वालिफ़िकेशन है, और जो भी भर्ती आती रहती है वो उसकी जो जानकारी है मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो साथियों, क्लास को शेयर करना। और हमारी क्लास रहेगी डेली 7 से 8 बजे के बीच, जो मैंने आपको टाइम बता रखा है। तो 7 से 8 बजे के बीच आप क्लास ज़रूर लें। तो आज हम चर्चा करते हैं कल जो आपके पिछले क्वेश्चन दिए गए थे उनके बारे में। 10 क्वेश्चन दिए गए थे और आपको बोला भी गया था कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये जो क्वेश्चन दिए गए ये गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखना और ध्यान से हल करना। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जी की इकाई यूनिट है। जी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, उसकी इकाई क्या होती है? आपके न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये होती है आपकी जी की इकाई। ये एन यहाँ पर क्या होता है? एफ फोर्स जो लगा होता है वो एम मीटर स्क्वायर क्या होता है? जो आपकी पृथ्वी का जो त्रिज्या होती है वो होती है। और एम जो द्रव्यमान होता है वो एक पिंड का द्रव्यमान होता है। तो ये आपकी हो गई गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आपके दिया गया है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? क्या दिया गया है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो आपको मैंने बताया था माइक्रोन होता है उसमें कितनी घात लगती है? 10 की पावर -3। कितनी लगती है? 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/1000। इसका मतलब 1 में अगर 1000 का भाग देंगे तो 3 संख्या बाद में पॉइंट आएगा। 100 मिमी गलत है, 1000 मिलीमीटर गलत है, 0.01 किलोमीटर गलत है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 0.001। यहाँ पे देखिए 3 संख्या बाद में पॉइंट लगा है, तो ये 0.01 मिलीमीटर आपके सही हो जाएगा। हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? अश्व शक्ति HP हॉर्स पावर, जो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। तो एक अश्व शक्ति, इसमें कोई मीट्रिक ना ब्रिटिश नाम दिया है, तो आपको ऑप्शन में देखना है कि क्या मिलता है। तो देखिए एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। क्या 260 वाट होता है? नहीं। 350 वाट होता है? नहीं। 746 जूल होता है? नहीं। तो शक्ति जो एक HP होती है, अश्व शक्ति होती है, वो 746 वाट की होती है। हमारे घरेलू कनेक्शन होते हैं वो आपके HP में ही होते हैं, और जो भी कोई मोटर आती है युक्ति, वो भी आपके हॉर्स पावर में ही आती है, HP में ही। हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन आपका फेमटो बराबर होता है। फेमटो मतलब फर्मी। तो ये फेमटो बराबर मान कितना होता है? मैंने कल ही बताया था आपको, एक फर्मी मीटर या एक फेमटो में कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर। ये देखो सीधा पूछा गया क्वेश्चन है, फेमटो बराबर होता है। अब हम चर्चा करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन रहा आपका, एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है। एंगस्ट्रम मात्रक किसका होता है? तरंगदैर्घ्य का। तो ये हम बात करते हैं एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर कल ही हमने पढ़ा था 10 की पावर -10 मीटर। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे हम बात करें
एक अश्व शक्ति किसका एकक है? ये एक अश्व शक्ति किसका एकक है? एक HP। अश्व शक्ति को शॉर्ट में क्या कर सकते हो आप? हॉर्स पावर HP। किसका एकक होता है ये? शक्ति का। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये आपको मैंने पूरा पढ़ाया था, लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष का मान भी आपको बताया था। तो ये प्रकाश वर्ष समय का, देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि समय प्रकाश वर्ष दिया, तो ना, समय का नहीं होकर ये किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है, ध्यान में रखना है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आपके है, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता होती है वो किस मात्रक में नापी जाती है? तो ये आपके वाट में नहीं, कैंडेला में नहीं। कैंडेला में क्या मापा जाता है? आपके ज्योति तीव्रता या प्रदीप्ति तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता होती है वो किस में मापी जाती है? डेसिबल में। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ गया आपका ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता होती है या प्रदीप्ति तीव्रता होती है, उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कैंडेला। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपके? बी ऑप्शन। अगला है आपके एक प्रकाश वर्ष है। तो एक प्रकाश वर्ष होता है वो किसके बराबर होता है? तो आपको मान याद रखना चाहिए। देखिए ऑप्शन 9.46 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ये नहीं है। 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर में और 12 किलोमीटर में, ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी यहाँ पे गलत है, 10⁻18। डी भी आपका क्या है? गलत है। तो आइए हम आज चर्चा करते हैं गति व गति के नियम के बारे में। तो देखिए आपको गति व गति के नियम में पहला पॉइंट आता है गति व विराम अवस्था क्या होती है। तो देखिए गतिज अवस्था और विराम अवस्था, नाम से आप समझ पाते हो। गतिज अवस्था किसे कहते हैं? किसी वस्तु का समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होना, मतलब समय के साथ साथ उसकी स्थिति में कोई ना कोई अगर परिवर्तन होता है तो वो वस्तु की कौन सी अवस्था हो जाती है? गतिज अवस्था। और इसका विपरीत वस्तु का समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन नहीं होना कौन सी अवस्था हो जाती है? आपके विराम अवस्था। हम बात करें दूरी और विस्थापन, दूरी को स्मॉल d से प्रदर्शित किया जाता है और विस्थापन को s से। तो क्या होता है दूरी और क्या होती है विस्थापन, में अंतर हम देखकर चलेंगे। यह आपके रही दूरी, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई, मतलब कोई भी वस्तु है उसके द्वारा किसी समय के अंतराल में, मतलब समय के अंतर में कोई भी तय किए गए मार्ग की जो लंबाई होती है वो आपकी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। और विस्थापन किसे कहते हैं? वस्तु की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी। ये देखो जैसे दूरी मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक हम गए और किसी समय में गए, वो तो क्या हो गया आपके दूरी। और विस्थापन क्या हो जाता है? यहाँ से यहाँ तक गए लेकिन अगर वापस हम यहाँ तक आ गए तो विस्थापन क्या रहेगा कि बीच की जो न्यूनतम दूरी है, तो विस्थापन यहाँ से जाके हम वापस यहाँ पे आ गए तो न्यूनतम दूरी क्या हो गई? ये आपके ए पॉइंट था, यह आपके बी पॉइंट था, तो ये आपके सी पॉइंट था। तो ए और सी के बीच की जो न्यूनतम दूरी हो गई वो आपके क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो दूरी, दूरी कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। और आपके विस्थापन होता है वो कौन सी होती है? सदिश राशि। क्योंकि दूरी में क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा नहीं होती, जबकि सदिश राशि विस्थापन में क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। और हम बात करें दूरी केवल धनात्मक होती है। आप कभी बोलते हो कि -5 मीटर, नहीं बोला जाता ना, लेकिन जबकि विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो जाता है। तो देखिए आप, ये धनात्मक कब होता है? धनात्मक तो आपको पता है ए से जब बी के बीच या ए से सी के बीच हम लेंगे। और हम शून्य की बात करें तो यहाँ से हम गेंद को फेंका पृथ्वी तल से और ये ऊपर गई और वापस वही अपनी स्थिति पे आ गई, तो आपका विस्थापन क्या हो गया? शून्य, क्योंकि न्यूनतम दूरी क्या हो गई? शून्य। और ऋणात्मक जब ये नीचे चली जाती है माइनस में, तब आपका कौन सा विस्थापन हो जाता है? ऋणात्मक। और अगर हम बात करें इनका एसआई मात्रक दोनों का सेम होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? दूरी और विस्थापन का मीटर। और विमा देखी जाए तो m 0, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान मौजूद नहीं है। एल लंबाई 1, मतलब एल अपने आप में क्या 1, और टी यहाँ पे सेकंड का कोई प्रयोग नहीं किया गया तो टी क्या हो जाएगा? 0। तो दोनों की विमा भी क्या रहेगी? समान रहेगी। यह आपके था दूरी और विस्थापन। हम बात करते हैं चाल और वेग की। तो देखिए यहाँ से चाल जिसको c से प्रदर्शित किया जाता है और वेग जिसको v से प्रदर्शित किया जाता है। चाल किसे कहते हैं ये देख ली।
किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी। कोई भी वस्तु है उसका एक निश्चित समय के सापेक्ष एक जो तय की गई कुल दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय अंतराल की कितने समय में कितनी दूरी तय की गई। और हम बात करते हैं वेग। वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में किसी निश्चित समय में तय किया गया विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में जो वेग होता है वो निश्चित दिशा में होता है और निश्चित समय में तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है? आपके वेग। और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय अंतराल। तो हम बात करते हैं एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है आपका? दोनों का मीटर प्रति सेकंड। देखिए दोनों का मात्रक समान है, लेकिन चाल क्या आपके अदिश राशि है क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं है, जबकि आपका वेग है उसमें निश्चित दिशा होती है। तो ये क्या हो गई आपकी? सदिश राशि। चाल केवल धनात्मक, जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ये होता है आपके चाल और वेग में अंतर। देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए नोट लगा के लिखा हुआ है। चाल मापने वाला यंत्र स्पीडोमीटर और तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र ओडोमीटर। ये देखिए आपके दोनों होते हैं वो आपके वाहनों में लगे होते हैं। 4 पाई वाहन या 2 व्हीलर जो भी होते हैं आपके उन वाहनों में लगे होते हैं, 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो। स्पीडोमीटर चाल मापने वाला यंत्र ये हमारी क्या बताता है कि आप किस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हो। 60 है आपके, 70 है, तो बोला जाता है ना इतनी स्पीड से नहीं चलना चाहिए। तो ये स्पीड या चाल मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्पीडोमीटर। और तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र, जैसे हम देखते हैं ना कि गाड़ी कितनी चल गई, कि बोला जाता है ना कि ये 10 किलोमीटर चली है, अभी 2000 किलोमीटर चली है, तो वो जो यंत्र होता है मापने वाला उसको क्या बोला जाता है? ओडोमीटर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होता है। चाल मापने वाला यंत्र स्पीडोमीटर और तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र ओडोमीटर। हम बात करते हैं त्वरण, जिसको स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। और त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। कोई वस्तु होती है उसके वेग में जो परिवर्तन होता है या वस्तु के जो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आपके त्वरण। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? दो वेग होंगे तभी तो वेग में परिवर्तन होगा। तो एक हो गया प्रारंभिक वेग, एक हो गया अंतिम वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा तय की गई दर, दर का नाम आते बटे में क्या आ जाएगा? समय। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय अंतराल, ये क्या होता है? आपका त्वरण। ये देखिए आपके ए आपके त्वरण आ गया, वी क्या है यहाँ पे? अंतिम वेग, यू क्या है? आपके प्रारंभिक वेग, और टी क्या है? आपके समय। और इसका ऐसा मात्रक क्या है यहाँ पे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि वेग 2 है तो अंतिम वेग के नीचे भी बट्टा में समय आएगा और प्रारंभिक वेग के बट्टे में भी क्या आएगा? समय आएगा। तो मीटर दोनों में माइनस करेंगे वेग को, तो ये आपका क्या बच जाएगा? ये आपके वेग का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाता है? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। और ये बट्टे में इसमें क्या आ गया? और सेकंड। हम बात करते हैं, ये देखिए आपके मीटर प्रति सेकंड, अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये इसके बट्टे में 1 लगा देता हूँ, ये इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/सेकंड। तो ये देखिए मीटर ऊपर बच गया और सेकंड गुणा सेकंड क्या हो गया? आपका सेकंड स्क्वायर। तो इसका त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम बात करते हैं त्वरण 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरण होता है। मुक्त रूप से कोई भी वस्तु गिरती है उनमें जो आपका त्वरण होता है वो क्या होता है? एक समान। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपके, ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न था। मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तुओं में त्वरण होता है तो समान त्वरण होता है। त्वरण एक कौन सी राशि होती है? सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा क्या होती है? निश्चित होती है। वस्तु के वेग का वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ साथ अगर बढ़ रहा है तो वो कौन सा त्वरण हो जाएगा?
धनात्मक त्वरण। कौन सा त्वरण? धनात्मक त्वरण। और वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ घट रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। और जिसको क्या बोला जाता है? मंदन त्वरण भी बोला जाता है। ये दो प्रकार के हो गए। धनात्मक, अगर समय के साथ साथ या वेग का जो भी मान है वो समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाता है? धनात्मक त्वरण। वह वस्तु के वेग का परिमाण होता है समय के साथ साथ घट रहा है तो वो क्या हो जाता है? आपके ऋणात्मक त्वरण। तो एक काल में आपको चाल, वेग व त्वरण से संबंधित जो आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी करा दूंगा। और कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेखीय गति के नियम। ये नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। ये पॉइंट तो आप याद रख लेना। कल हम पढ़ेंगे रेखीय गति के नियम। 3 नियम दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीयक नियम और तृतीयक नियम। इन नियमों के बारे में बात करेंगे और यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं आज आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो। तो जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उन क्वेश्चनों का आप कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इनको मैं छांट के बनाता हूँ। और ये जो भी नोट्स है वो मैं पूरी आपका जो भी चैप्टर होते हैं उनमें से सभी चैप्टरों में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो आपको बताया जाता है, क्योंकि पूरी हिस्ट्री पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा खराब होता है। और देखा जाए ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं पढ़ना चाहिए। ज़्यादा शॉर्ट एक एक लाइन का अगर हम प्रश्न पढ़ते हैं तो वो याद नहीं होता। तो किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो उसका कंसेप्ट ज़रूर समझ में आना चाहिए। चाहे आप कहाँ से भी कैसे भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको उसका कंसेप्ट समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि में हम जब जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो डिपेंड करता है कि हम जो वहाँ पे 1.5 घंटा या 2 घंटे बैठे तो उस समय हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो दिमाग में डिपेंड करते हैं। कई होशियार बंदे होते हैं और बोलते हैं सर हमने बहुत पढ़ा, हमने ऐसा पढ़ा, इतना पढ़ा, लेकिन जो आपने पढ़ा वो एग्ज़ाम में नहीं आया तो वो आपने पढ़ा वो किस काम का? तो पढ़ाई सभी करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता पढ़ना कहाँ से होता है और कौन सा जो पॉइंट होता है वो पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रख के चले। पढ़ाई बोलते सर मैं 8 घंटा डेली पढ़ता था, ऐसे करता था, ऐसे करता था, फिर भी कुछ नहीं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन कई बंदे होते हैं जो 5-6 घंटे पढ़कर भी सिलेक्शन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते वो चीज़ें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है। और जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही पॉइंट आपको मैं इन नोट्सों के द्वारा आप तक ये पहुँचाता रहूँगा। तो हम बात करते हैं, और किसी को भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप ज़रूर बताइए। हम बात करते हैं या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये मेरी चीज़ समझ में नहीं आई, तो उसके बारे में मैं आपको दोबारा बता दूंगा। यह आपका पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर, वोल्ट प्रति ओम, कूलम प्रति सेकंड, उपयुक्त सभी। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन आपके है, 10 kg राशि का वजन निम्न में से होता है। जो भी आपकी 10 किलोग्राम राशि होती है उसका वजन निम्न में से होता है। ए ऑप्शन 9.8 न्यूटन, दूसरा है 98 न्यूटन, तीसरा है 0.98 न्यूटन और डी आपके 980 न्यूटन। इसका भी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा आपका 3 kg में पाउंड होते हैं। या आपके ऐसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आपके हर क्लास के एंड में 5 से 10 क्वेश्चन जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट होंगे वो एग्ज़ाम के दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होंगे वो क्वेश्चन आपके क्लास में मैं करवा दूंगा। तो 3 kg में पाउंड होते हैं। यह आपके आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है? आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 kg में पाउंड होता है। यह आपके सामने ABCD ऑप्शन दिए गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय इकाई व मील। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है। अगला क्वेश्चन आपका, एक बार बराबर होता है। एक बार होता है वो आपके दाब का मात्रक होता है। तो एक बार बराबर आपके ए में दिया गया है 10 की पावर -7 पास्कल, बी में दिया गया है 10 की पावर 5 पास्कल, सी में है 10 की पावर 5 पास्कल और डी में है 10 की पावर 7 पास्कल। तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों कल की क्लास में हम ये 5 क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन करेंगे और जो आपके गति के नियम है उनको समझेंगे कि किसने दिए, किस बुक में लिखे, इनके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे।